गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बोर के परमाणु मॉडल के बारे में अध्ययन करेंगे। बोर वैज्ञानिक ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसे हम बोर का परमाणु मॉडल करते हैं। और बोर ने 1913 में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोषों को अध्ययन किया और फिर अध्ययन करने के बाद प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत द्वारा दूर किया और एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसे हम बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। और इस परमाणु मॉडल के प्रमुख तथ्य उन्होंने निम्न बताए। तो उन्होंने ये बताया कि परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है वो बंद वृत्ताकार कक्षा में स्थित होकर नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। उन्होंने ये बताया और उन्होंने ये भी बताया कि परमाणु के जो नाभिक के चारों ओर कई बंद वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती हैं, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन उन्हीं बंद वृत्ताकार कक्षाओं में स्थित होकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π के गुणित होता है। उन्होंने सारे पॉइंट्स को बताया। जैसे फर्स्ट पॉइंट उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बंद वृत्ताकार कक्षा में नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं। और उसने दूसरे पॉइंट को वही बताया कि कई वृत्ताकार कक्षाएँ होती हैं नाभिक के अंदर। और उन्होंने तीसरा पॉइंट ये बताया कि जो परमाणु का इलेक्ट्रॉन होता है और उन्हीं बंद वृत्ताकार कक्षा में इसी जगह नाभिक के चारों चक्कर लगाता है जिनका उनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणित होता है। आप ऐसे यहाँ चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये नाभिक है और ये ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लग रहा है और जो है इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या है और यू वेग है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ माना गया यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m लिया जाए, ये जो इलेक्ट्रॉन इसका द्रव्यमान m लिया जाए और नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी आ जाए और इलेक्ट्रॉन u वेग से घूम रहा हो, इलेक्ट्रॉन कितने वेग से घूम रहा हो, ऑर्बिट में u वेग से घूम रहा हो, तो कोणीय संवेग mvr जो होगा nh/2π के इक्वल होगा, जहाँ h क्या है, प्लैंक नियतांक है और n मुख्य क्वांटम संख्या है। क्या है n? मुख्य क्वांटम संख्या और h प्लैंक नियतांक है। और उन्होंने अगला पॉइंट बताया कि नाभिक के चारों ओर जो पाए जाने वाले बंद वृत्ताकार कक्षा होते हैं उनकी एक निश्चित ऊर्जा होती है, तो ये जिसके कारण से इन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। फिर उन्होंने अगले पॉइंट में उन्होंने ये बताया कि नाभिक से कक्षाओं की दूरी बढ़ने पर उनके ऊर्जा स्तर का मान क्या होता है, बदलता जाता है। उनके ऊर्जा स्तर का मान बदलता जाता है और नाभिक से इन्हें क्रमशः 1 2 3 4 या अब देखिए यहाँ पे कोषों को KLMN उसे इंडिकेट किया गया जिसे प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद नाभिक की ऊर्जा स्तर की दूरी बढ़ने पर उनकी ऊर्जा भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। फिर उसके बाद अगला पॉइंट उन्होंने बताया कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने अस्थायी कक्षा या ऊर्जा स्तर में स्थित होकर क्या करता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तब वह ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता है। लेकिन जब वही इलेक्ट्रॉन अपनी अस्थायी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में जाता है तो वह ऊर्जा का क्या करता है, विकिरण के रूप में उत्सर्जन या अवशोषण करता है। यहाँ उन्होंने अगला पॉइंट ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन जो है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में जाता है, मतलब जंप करता है, तो वह विकिरण का अवशोषण करता है। और जब इलेक्ट्रॉन उच्चतम ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर में आता है तो वह ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा के रूप में क्या करता है, उत्सर्जन करता है। तो इस प्रकार से यदि इलेक्ट्रॉन E1 ऊर्जा स्तर से E2 ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अंतराल ΔE है, तो निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात करके आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य ज्ञात कर लेते हैं। जैसे ΔE बराबर E2 - E1 बराबर h न्यू और यहाँ न्यू बराबर c/λ होता है, तो इस प्रकार से यह c/λ उन्होंने इस फार्मूले को बताया। और उन्होंने अगला पॉइंट बताया कि जब परमाणु का इलेक्ट्रॉन अपने अस्थायी कक्षा या निम्न ऊर्जा स्तर में रहता है तो परमाणु की उस अवस्था को क्या कहते हैं, आद्य अवस्था, जिसको इंग्लिश में हम लोग ग्राउंड स्टेट कहते हैं और इसी को मूल अवस्था कहते हैं। और जब परमाणु का इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा क्या करता है, अवशोषित करके ले लेता है, उच्चतम ऊर्जा स्तर में चला जाता है, तो उस परमाणु को उस अवस्था को उत्तेजित अवस्था हो या उसी को इंग्लिश में हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं।
फिर यहाँ उन्होंने अगला पॉइंट ये बताया कि परमाणु की जो उत्तेजित अवस्था होती है वो एक अस्थायी अवस्था होती है, मतलब वो परमानेंट अवस्था नहीं होती है। तो यह अवस्था लगभग 10-6 सेकेंड से और 10⁻⁸ सेकेंड तक अस्थायी होती है। और इस प्रकार से इन्होंने ये सब बुक क्या थे, बोर के परमाणु मॉडल थे जिन्होंने निम्न तथ्य दिया था। अब उनके बोर के परमाणु मॉडल के दोष देखते थे, उन्होंने किस चीज़ को सत्यापित नहीं कर पाया, तो वो के दोष के अंतर्गत आएंगे। देखिए, बोर का जो परमाणु मॉडल था केवल एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम पे +1 चार्ज, लिथियम +2 चार्ज वाले परमाणु या आयन की रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है, किंतु यह परमाणु मॉडल एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के या आयन के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करते। मतलब इसलिए इस मॉडल का ये दोष था कि एक से अधिक परमाणु क्रमांक जिसका भी होगा उसमें वो नहीं सिद्ध कर पाए। और फिर दूसरा उन्होंने इसमें दोष ये था कि ये परमाणु मॉडल जो था सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं करता था। और यह परमाणु मॉडल डी ब्रॉगली समीकरण का भी पालन नहीं करता। डी ब्रॉगली का समीकरण था लैम्डा बराबर hc/h होता है। तो यहाँ पे उन्होंने इस तरह से इतने पॉइंट दिए। और उन्होंने अगला पॉइंट ये बताया कि यह जो परमाणु मॉडल है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का भी पालन नहीं करता था। हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है उन्होंने दिया कि मतलब ये वेग और स्थिति का यथार्थ निर्धारण दोनों एक साथ संभव नहीं है, उन्होंने इस नियम को दिया था। और बोर का जो परमाणु मॉडल है वो जीमान प्रभाव स्टार प्रभाव की व्याख्या नहीं करता। मतलब ये सब उनके दोष थे जो 5th पॉइंट में इंडिकेट किया गया है। अब यहाँ हम पढ़ते हैं जीमान प्रभाव क्या होता है, क्योंकि हमने आपको पॉइंट में लिखवाया है कि बोर का परमाणु मॉडल जीमान प्रभाव या स्टार प्रभाव की व्याख्या नहीं करता। तो ये हमें पता होना चाहिए जीमान प्रभाव क्या होता है। तो जब कोई परमाणु विकिरण का उत्सर्जन करता है तो उस परमाणु को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर स्पेक्ट्रम का विभक्त हो जाना, मतलब वो अपने कलर में विभक्त हो जाए, मतलब उसमें जो भी स्पेक्ट्रम हो वो विभक्त हो जाए, अब उसे हम जीमान प्रभाव कहते हैं। और स्टार प्रभाव क्या होता है कि जब कोई परमाणु या पदार्थ विकिरण का उत्सर्जन करता है तो उसे विद्युत क्षेत्र में रखने पर, मतलब जीमान प्रभाव तब होगा जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, और स्टार प्रभाव तब वहाँ उत्पन्न होगा जब उसे हम विद्युत क्षेत्र में रखेंगे और उसका स्पेक्ट्रम में विभक्त हो जाएगा, तो उसे हम स्टार का प्रभाव कहेंगे। अब हम इसके आगे एटॉमिक नंबर पढ़ते हैं। तो देखिए, एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक की खोज जो मोजले वैज्ञानिक ने उन्होंने किया था 1913 में के आसपास। तो देखिए, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो हम सभी लोग जानते हैं कि परमाणु क्रमांक जो परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होती है उसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है, बस उनका आवेश जो होता है वो डिफरेंट होता है। इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या उस परमाणु का परमाणु क्रमांक लगता है। इसे हम नॉर्मली Z से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु क्रमांक बराबर कुल प्रोटॉनों की संख्या। चूँकि परमाणु उदासीन होता है इस कारण से परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर होता है। क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अतः परमाणु के लिए परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ इसलिए दिखाया गया है लेकिन जो प्रोटॉन पे आवेश होता है पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो निगेटिव होता है। इसका इसमें कोई मतलब कैलकुलेशन में भी सब कोई उसका पॉजिटिव निगेटिव से नहीं लेते हैं। अब हम यहाँ द्रव्यमान संख्या देखते हैं जिसको हम इंग्लिश में मास नंबर कहते हैं। फिर द्रव्यमान संख्या होती है जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन और कुल न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, उसका योग जो होता है वो द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है। जैसा कि आपने यहाँ लिखा होगा, द्रव्यमान संख्या देख लीजिए, प्रोटॉनों की संख्या प्लस कुल न्यूट्रॉनों की संख्या, और द्रव्यमान संख्या को हम कैपिटल ए से समानता प्रदर्शित करते हैं। अब हम यहाँ एक एग्जाम्पल देख लेंगे और भी क्वेश्चन आप किताब में देख कर हल कर सकते हैं इस सूत्र के आधार पर। किसी भी तत्व का अगर परमाणु क्रमांक दिया उसका कुछ पूछ रहा है, कुछ निकालना, तो आप निकाल सकते हैं। जैसे 3 तत्व ए बी सी के द्रव्यमान संख्याएँ 40 है, मतलब तीनों की द्रव्यमान संख्या सेम है तथा इनके परमाणु क्रमांक 18, 19, 20 है। इनमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या कीजिए। तो ए बी सी का द्रव्यमान संख्या को पता है 40 है और ए बी सी का परमाणु क्रमांक 18, 19, 20 है। तो आप तत्व ए के लिए निकाल लीजिए। ये परमाणु क्रमांक से इंडिकेट किया जाता है और ये परमाणु भार से या द्रव्यमान संख्या से। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होगी क्योंकि आपको पता है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है।
फिर प्रोटॉनों की संख्या भी 18 होगी, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन क्रमांक के बराबर होती है। अभी हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए 40 में से 18 घटा देंगे तो 22 है। इसी प्रकार से आप बोरान का और कार्बन का निकाल लीजिएगा। तो आज यहीं तक, धन्यवाद। इसके आगे का कल हम लोग पढ़ेंगे।